थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। हमें लगा कि इस को हम एडिटेड करके हम थोड़ा पुस्तक को और उसकी क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो उस एडिशन का नंबर, कौन सी एडिशन, कौन सा संस्करण है, उस पुस्तक का कौन सा संस्करण है, उसका नंबर, पुस्तक का आईएसबीएन। यद्यपि आज भी आईएसबीएन डालने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसका आईएसबीएन होने से आपको यदि पुस्तक आगे चल करके, क्योंकि अभी जो आगे आने वाला जो समय है, या अभी भी पुस्तकों के डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो रही है संपूर्ण विश्व में, और ज्यादा से ज्यादा कार्य डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा, जो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, डीआईएल है, उनके द्वारा सर्च करके आप तुरंत निकाल सकते हैं कि कौन से एडिशन से, किस पुस्तक से आपने कार्य किया है, या आप यदि कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसके आप नीचे फुटनोट्स में या बिब्लियोग्राफी में जब आप देखेंगे कि इस एडिशन की पुस्तक है, तो उस एडिशन की पुस्तक हो सकता है कि आपको पब्लिशर के पास भी नहीं मिले, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में वह पुस्तक मिलना संभव है। तो इसलिए उसका आईएसबीएन या आईएसएसएन जो भी है, यदि आप पत्रिका से लिख रहे हैं या पुस्तक से लिख रहे हैं, तो उसका आईएसबीएन या आईएसएसएन नंबर जो है वह भी उसका नोट करें। कितना आपने उस पुस्तक को अध्ययन किया, किस पेज से लेकर के किस पेज तक उसका अध्ययन किया, वह उसकी भी सूची आपको तैयार करना चाहिए। तो यह एक पुस्तक का विवरण। पुस्तक के विवरण के बाद एक सूची आपकी तैयार होनी चाहिए कि आपने किस किस विषयों का अध्ययन किया, किस किस पुस्तक में आपने किस किस विषयों का अध्ययन किया, उसका एक संपूर्ण विवरण आपको एक रजिस्टर में नोट करते रहना है। इसके अंतर आपने क्या क्या अध्ययन किया। अब इन अध्ययन में से, इन अध्ययन सामग्रियों में से आपको क्या क्या समझ आया, आपको क्या क्या चीजें क्लियर है कि हाँ यह चीज मुझे एकदम स्पष्ट है। जो चीज स्पष्ट है उसको नोट करना है, उसकी एक सूची तैयार होनी चाहिए। तदनंतर जो जो चीज आपको स्पष्ट नहीं है, जो आपको लग रहा है कि समस्या है, या इस पुस्तक में ऐसे लिखा है, उस पुस्तक में ऐसे लिखा है, अष्टाध्यायी में सूत्रक्रम अलग है, सिद्धांत कौमुदी में सूत्रक्रम अलग है, क्यों है, नहीं समझ आया, उसको नोट करना है। न्याय सूत्र में पदार्थ है, उनकी संख्या अलग है। जो तत्व चिंतामणि में जो पदार्थ है उनकी संख्या अलग है, सांख्य में जो पदार्थ है उनकी संख्या अलग है, उसको नोट करना है। जिस जिस भी ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो चीज आपको समझ आ रही है उसको अलग लिखना है, जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको अलग लिखना है। उस पे क्यों नहीं हुआ है, क्या उस पे आगे चलेगा। लेकिन जो प्रथमतया जो चीज आपको समझ नहीं आई है, जो लगे कि ये समस्या है, वह समस्या को आप अलग से एक नोट करते रहें। आपने 10 ग्रंथों का, 15 ग्रंथों का अध्ययन किया, 15 ग्रंथों के अध्ययन में आपने मान के चलिए 1000 पेज, 700 पेज का आपने प्रश्नों का अध्ययन किया। करने पे आपको पता चला कि मेरे को 1000 जगह पे मुझे समस्या हो रही है, 1000 जगह ऐसी है जहां नहीं समझ आया। हो सकता है 500 हो सकता है 200 हो, 100 हो। तो जितनी चीज नहीं समझ आई है, आपने एक जगह पे उसको नोट किया है, वह समस्या है। अब जो चीज आपके पास समाधान है, जो चीज आपकी है, जो ज्ञान आपके पास है, वो आपके पास है, उसका प्रयोग करके, जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके आपको अब जो समस्या है उस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ना है। तो यह जो प्रथमतया जो आपकी सूची तैयार हुई है कि आपको क्या क्या आपकी समस्या है, आपकी एक सूची तैयार हुई उसकी कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को आपने उनका संकलन किया। अब उनके संकलन के बाद मान के चलिए आपके पास 300-400 समस्याएं हैं। अब उस समस्याओं को आपको कैटेगराइज करना है, कौन सी समस्या किस किस कैटेगरी की है, कौन सी समस्या किस किस से मिलती जुलती है। कैसी समस्या, कोई पदार्थ संबंधी समस्या वह एक जगह पे, कोई विचार संबंधी समस्या वह एक जगह पे, कोई तुलनात्मक संबंधी समस्या वह एक जगह पे। आपको वो कैटेगराइज करना है। आपके पास जितनी समस्या आपने नोट किया, जितनी समस्या, जो चीज आपको नहीं समझ आया, जो चीज भी क्लियर नहीं हुआ है, उन सभी को आपने एक जगह पे नोट किया कि मुझे यह चीजें समझ नहीं आई और इसमें यह चीजें एक जैसी मिलती जुलती है। मान के चलिए आपने 5 पुस्तकें पढ़ेंगे, 5 पुस्तक पढ़ने पे आपने कोई एक न्याय की पुस्तक पढ़ी, एक मीमांसा का पढ़ा, एक सांख्य का पढ़ा, एक आयुर्वेद से पढ़ लिया और एक व्याकरण का पढ़ लिया। अब अलग अलग समस्या, आपको व्याकरण की भी समस्या होगी, न्याय की भी समस्या होगी,
आपको मीमांसा में भी कुछ समस्या नजर आएगी, सांख्य में भी आएगी, आयुर्वेद में भी आपको लगेगा कि हाँ, यह विषय वस्तु मुझे क्लियर नहीं हुआ, मेरे लिए यह विषय वस्तु समस्या है। उसके समाधान के लिए आप तत्त विषय के जो आचार्य हैं उनके पास आप जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गुरुजी मुझे यह समझ नहीं आया है, यह क्लियर नहीं हुआ है, इस विषय में यह मेरी एक समस्या है। लेकिन वो कब जाते हैं? जब आपको समस्या के कैटेगराइज मिले, आपको वर्गीकरण आपको करना है। आप समस्या को जब आप वर्गीकृत कर दें कि हाँ, यह समस्या इस वर्ग की है, यह समस्या इस वर्ग की है, तब आप जाकर के उन तत्त आचार्यों से जाकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आचार्य मुझे इस विषय में यह समस्या है। आप न्याय की समस्या यदि मीमांसा के आचार्य से पूछेंगे, हाँ, वो जानते होंगे, बताएंगे, लेकिन वो वर्ग अलग है। तो पहला काम उस सूची में से आपको समस्याओं का वर्गीकरण करना, उसको कैटेगराइज करना, अलग-अलग वर्ग की समस्याओं को एक-एक जगह पे रखना। और तब उसके बाद जाकर के विचार करना कि इन समस्याओं में से यह मेरी 500 समस्या है, 500 समस्याओं को जब मैंने वर्गीकृत किया, तो मुझे लगा कि 8 से 10 वर्ग, 15 वर्ग वर्ग में अलग-अलग कैटेगरी की मेरी ये समस्याएँ बन रही हैं। ये सारी समस्याएँ मेरी 10 वर्ग की, 15 कैटेगरी की बन रही है, 15 जितने भी वर्ग में आ रहे हैं। अब आपको विचार करना है कि इसमें से भी मेल-जोल किसमें है, समान तंत्रता किसमें है। उन समान तंत्रता वाले, उन मेल-जोल वाले जो वर्ग हैं, उनको आप इकट्ठा करेंगे 4, 5, 7 समस्याओं के आधार पे कितनी समस्याएँ हैं, आपकी कितनी अनसुलझे आपके सवाल हैं। और तब उस वर्गीकृत को करके आपको ये समझ आएगा कि हाँ, यह समस्याएँ हैं, यह एक जैसी समस्याएँ हैं और इस पे मेरा अब यह एक समस्याएँ हैं जिसका समाधान करना है। तो प्रथमतया आपने ग्रंथ का अध्ययन किया, आपने जो-जो अध्ययन किया उन सब का एक आपने सूची तैयार की। द्वितीयतया आपने जो-जो चीज़ आपको क्लियर है, जो-जो चीज़ आपको समझ आया है, आपने एक सूची तैयार की है, जो आपको पूर्व ज्ञान है। और तृतीय जो आपको समझने में जिसमें समस्या आ रही है, जो विषय वस्तु आपको क्लियर नहीं हो रहा है या तर्क के आधार पे लगता है कि नहीं यह ऐसे कैसे है, यह दूसरी तरह से हो सकता है। आपने गुण को पढ़ा, कहीं गुण लिखा हुआ है और आपने गुण को पढ़ा तो कहीं पे पता चला कि अच्छा सत्व, रजस, तमस यह गुण है, कहीं रूप, रस, गंध आदि 24 गुण हैं और कहीं पे और अधिक गुणा 3 गुण हैं। तो सत्व, रजस, तमस वहाँ पे भी 3 गुण हैं और यहाँ अधिक गुणा उसमें भी व्याकरण में भी 3 गुण हैं। तो कहीं गुण पद पढ़ करके आपको क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे गुण शब्द किस अर्थ में लिया गया है। यह सांख्य का गुण है कि व्याकरण का गुण है कि वह न्याय का गुण है। शब्द शब्द पढ़ा आपने आप शब्दः। अब वो शब्द जो है, वो शब्द किसका शब्द है? वो व्याकरण का शब्द है कि न्याय का शब्द है? पढ़ करके संदेह हुआ। तो इन सारे समस्या जो संदेह है, समाधान कहीं न कहीं है, लेकिन उन समस्याओं को आपने जो-जो आपको समस्याएँ लगी, समस्याओं को आपने एकत्रीकरण किया, उसका वर्गीकरण किया। वर्गीकृत करने के बाद आपने उसको संपूर्ण भाव से जब आप देखेंगे, तो उसका एक आपको एक संपूर्ण एक टाइटल पूरी पुस्तक का मतलब ये संपूर्ण आपकी समस्या के लिए एक क्या टाइटल क्या हो सकता है, उसका क्या विषय क्या हो सकता है, वह एक निर्धारण आप कर सकेंगे। एक आपने वह निर्धारण किया। अब उसके बाद आपको सिनॉप्सिस तैयार करते समय जब आप प्रस्ताव तैयार करते हैं, प्रस्ताव तैयार करते समय आपको आपका एक विषय होना चाहिए। विषय के बाद में आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दिया, समस्या कथन दिया। तो जो भी आपने टाइटल जो अभी आपका टाइटल है, जो आपका विषय जो आपने चयन किया, उसका प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक शब्द और संपूर्ण वाक्य क्या-क्या कह रहा है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है और आपने किस अर्थ में उसका प्रयोग किया है। आपने उसका प्रयोग किस अर्थ में किया है क्योंकि वह एकदम पारिभाषिक होना चाहिए, पारिभाषिक होता है। जो भी आपका टाइटल है, वो टाइटल बिल्कुल पारिभाषिक होगा, उसका जस्टिफिकेशन कि यह टाइटल आपने क्यों लिया, इस टाइटल का अर्थ क्या है, आपके संदर्भ में, आपके शोध के संदर्भ में इस टाइटल का क्या अर्थ है।
तो वो एकदम पारिभाषिक शब्दावली में पारिभाषिक शब्द है। आप उसको क्लियर करना पड़ेगा कि आपने यह जो शब्द रखा है, वह शब्द किस लिए है? समीक्षात्मक अध्ययन रखा है, तो समीक्षात्मक अध्ययन किस लिए है? तुलनात्मक अध्ययन रखा है, तो तुलनात्मक अध्ययन क्या है, किस लिए है, किसका तुलना है, किस काल की तुलना है, किस दो ग्रंथों की तुलना है, क्या वो समान कालिक है, समान एक काल के दोनों ग्रंथ हैं, क्या वो समान एक ही लेखक के दो ग्रंथ हैं, या एक विचारधारा के दो ग्रंथ हैं, क्या है, क्या किस चीज की आप समानता कर रहे हैं, तत्पूर्वक उसकी उत्तर तालिका आप तैयार करेंगे। आपने जो पहले जो ग्रंथ की सूची जो आपने तैयार की थी, वह ग्रंथ की सूची आपके अब यह शोध जब आप प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, उस समय आपके कार्य आएगी जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे। जो आपने जितने ग्रंथ पढ़े हैं, उस पढ़ने के बाद आपने क्या-क्या उसमें पाया और किस लिए यह विषय आपने चुना, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप उसका सप्रसंग अच्छे से आप उल्लेख कर सकेंगे। यदि आपने पूर्व में सूची आपने तैयार की है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका बहुत बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत आराम से आप सहजता से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर की पार्ट को बहुत सहजता से कर सकेंगे। पूर्वानुमान हाइपोथेसिस शोध में जो-जो आप शोध करने जा चाहते हैं, वह शोध करके आपको क्या आपकी प्राप्ति क्या होगी? जो भी आप शोध करना चाहते हैं, शोध करके उसकी क्या प्राप्ति क्या हो सकती है? एक उसका पूर्वानुमान लगता है कि हाँ, यह शोध हम करने के बाद हम इन 2 चीज़ों की तुलना कर सकेंगे, हम इसकी समीक्षात्मक कर सकेंगे, इसका विश्लेषण कर सकेंगे। तो वो क्या कर सकेंगे, उसकी एक प्राप्ति करना। आपका चैप्टराइज़ेशन, आप किस तरीके से उसको चैप्टराइज़ करेंगे और चैप्टराइज़ेशन जो आपकी समस्या का जो वर्गीकरण था, जो मैंने पहले बताया कि जो आपको समझ आया है, वह एक तरफ और जो चीज़ आपको उसमें समझ नहीं आई है, जो चीज़ क्लियर नहीं हुई है, जो आपकी समस्या है, वह एक तरफ उनका वर्गीकरण करना, उनको वर्गीकृत करना। यही वर्गीकरण जो है आप यदि वहाँ पे एक वर्गीकरण कर लेते हैं, तो यह आपको साक्षात सहायक होंगे आपके चैप्टराइज़ेशन में। जब आप उसको चैप्टर्स बनाएँगे अपने शोध का भिन्न-भिन्न जब आप अध्यायों में जब आप उसको विभक्त करेंगे, तो वो साक्षात आपके लिए सहायक होंगे। जो-जो वर्ग आपने अलग-अलग तैयार किया है, आप उनको लेकर के सहजता से आप उसको चैप्टराइज़्ड कर सकते हैं। आप उसको अलग-अलग विभिन्न अध्यायों में विभक्त कर सकते हैं। अब आपका सिनॉप्सिस तैयार हुआ, आप शोध के लिए आगे गए, अनुसंधान आपने शुरू किया, अपने आचार्य के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ में आपने अ, रिसर्च का आरंभ किया। रिसर्च करते आपको ग्रंथों का अध्ययन भी करना है और निरंतर जिन-जिन ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे, लाइब्रेरी से निकालें या आप ऑनलाइन पुस्तकों को देखें, आप अ, पुस पुस्तकालय से आप पुस्तक को लें अथवा आप दुकानों से पुस्तक को जो-जो भी पुस्तक खरीदते हैं, उस ग्रंथ से संबंधित, उस अनुसंधान से संबंधित, उन सभी को आपको पूर्ण अच्छे से आपको नोट करके रखना है। उसमें कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये साक्षात आपकी बिब्लियोग्राफी के लिए आपके वो सारे ग्रंथ वो तैयार होते रहेंगे। शोध कार्य आपका पूरा हुआ, संपूर्ण थीसिस आपकी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद पुनः जब आप विषय अनुक्रमणिका, जब आप टेबल ऑफ इंडेक्स जब तैयार करते हैं, टेबल ऑफ इंडेक्स के समय में आपको फिर ध्यान रखना है कि अब हमें किस-किस सूची का उसमें किस-किस क्या-क्या सूची को डालना है। तो सबसे पहले आपको एकदम क्लियरली टाइटल पेज, जो आपका विषय का जो पेज है, वो टाइटल पेज आएगा और उस टाइटल पेज में आपका विषय होगा, किस विश्वविद्यालय से आपकी पीएचडी डिग्री अवार्ड होने वाली है या कहाँ आप सबमिट करने वाले हैं, सबमिशन का वहाँ पे आप उसका विवरण देंगे। लोगो होगा विश्वविद्यालय का, अनुसंधानकर्ता जो है, जो शोध करता है, उसका नाम होगा, किस सन में आपने सबमिट करने जा रहे हैं, 2020 में, 2021 में, 2024-25 जिस भी सन में आप सबमिट करेंगे, जिस वर्ष में आप सबमिट करेंगे, उस सबमिशन का वो वर्ष लिखा होना चाहिए। आपके विश्वविद्यालय में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपका एनरोलमेंट है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर वो उसमें लिखा होना चाहिए और सुपरवाइज़र का नाम किसी विश्वविद्यालय कुछ-कुछ विश्वविद्यालय में लिखवाते हैं, कुछ-कुछ विश्वविद्यालयों में नहीं लिखवाते हैं फ्रंट पेज पे, जो टाइटल पेज है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में सुपरवाइज़र का नाम बगल में रहता है और कुछ-कुछ बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं,
जिसमें सुपरवाइजर का नाम नहीं रहता, सिर्फ शोधकर्ता का नाम रहता है और उसका विषय और इन सब का चीजें। इसके बाद नंबर आता है प्रीफेस। प्रीफेस में आप पूर्व कथन, प्राक कथन, तो शोध करते समय, शोध करने से पूर्व आपकी जो विचारधारा, जो मन में आपने जो भी कुछ सोचा हुआ है, उन सारी चीजों का, सभी चीजों का वर्णन वहां पे करते हैं कि शोध की परिकल्पना आपने कहाँ से आरंभ की, क्यों आपने यह बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ कि आपको यह शोध करना है, इस विषय पे आपको शोध करना है, क्यों आपने ऐसा सोचा, और शोध का आपका कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ा। वह सभी वस्तु संक्षेप में, बहुत बड़े में करने की जरूरत नहीं है उसको, उसको संक्षेपीकरण, संक्षेप में ही आप उसका वर्णन प्रीफेस में देंगे। और इसके साथ साथ में आप एक्नॉलेज करते हैं, आप जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन आपके सुपरवाइजर ने, आचार्यों ने, आपके मित्रों ने, आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने, जिन जिन ने भी आपके शोध कार्य में आपकी सहायता करी, आपकी सहायता दी विभिन्न प्रकार से, आप उनको एक्नॉलेज करते हैं, आप उनको याद करते हैं, उनके बारे में थोड़ा आप लिखते हैं। तो ये टाइटल पेज, प्रीफेस, एक्नॉलेज, आप उनको, और जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, बहुत भावुक होकर के वहां पे लिखना नहीं चाहिए। एक्नॉलेज में बहुत भावुक होकर के नहीं लिखा जाता है, आप उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो जो आचार्य, जो जो आपके परिवार में, परिवार के सदस्य, आपके मित्रगण ने आपकी किसी भी प्रकार से जो सहायता की, या मुद्रण में जिसने भी सहायता की आपकी, उसके बारे में आप थोड़ा सा वहां पे उल्लेख करते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 पेज 2 पेज, उससे ज्यादा बड़ा एक्नॉलेजमेंट ना हो तो अच्छा है। तदनंतर उसके बाद आपका लिस्ट ऑफ कंटेंट, जो टेबल ऑफ कंटेंट है, आपके शोध में क्या क्या कार्य है, इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है, अध्याय है, अध्याय किस किस प्रकार से आपके विभाजित किए गए हैं, आप उन उन चीजों का वर्णन देंगे। अध्याय क्या क्या अध्याय हैं आपके, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, जितने भी अध्याय हैं, किसी शोध में कोई 5 अध्याय का रखता है, कोई 6 रखता है, आपकी शोध की जैसी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार आपने अध्यायों का विभाजन किया। पुनः वह जो पूर्व तालिका थी, जो पूर्व सूची थी, जो आपकी समस्या थी, जिसमें आपने वर्गीकरण किया था, और उस वर्गीकरण करके आपने अध्याय विभाजन में आपको सहायता मिली, उसके अनंतर अध्याय में भी बहुत सारे उप अध्याय होते हैं। उन उप अध्यायों को भी ध्यान में रखना है, और उन उप अध्यायों को, जो जो मुख्य अध्यायों के अंतर्गत जो जो आपके विषय हैं, उन सभी विषयों को आपको वहां पे यदि आप उल्लेख करते हैं तो वो ज्यादा। हाँ, तो जो आपके विषय हैं, जितने भी आपके विषय हैं उसमें अध्यायों के अंतर्गत जो विषय हैं, उन सभी उप विषयों का वर्णन, उन सभी उसकी लिस्ट, उनकी सूची आपको वहां पे देना चाहिए। अब उन सूची के साथ साथ में जब आप कंक्लूजन पार्ट पे आ जाते हैं, आपने कंक्लूजन पार्ट कर दिया, कंक्लूजन हो गया, अब आपके पूरे शोध में आपने क्या क्या प्रयोग किया, किस किस तरह के टेबल्स का प्रयोग किया। आप टेबल्स का प्रयोग करते हैं, कई तरह के चार्ट का प्रयोग करते हैं, सृष्टि क्रम दिखाने के लिए अलग तरह के चार्ट का प्रयोग करेंगे, या पदार्थ का अपने विवेचन करने के लिए आपने अलग तरह के चार्ट का प्रयोग किया, या टेबल का प्रयोग किया, किसी वाद को बताने के लिए आपने किसी चार्ट या टेबल का प्रयोग किया, किसी पदार्थ को बताने के लिए वाद या टेबल या चार्ट का प्रयोग किया, उसका वर्णन आपको वहां पर देना होगा। चार्ट नंबर, टेबल नंबर, या टेबल कंटेंट्स, या चार्ट कंटेंट्स, और उसके बाद फिर उस संख्या वहां पर, जहां आपने एक साथ में सारे टेबल्स को दिया है, उसके 2 प्रक्रिया है। यदि आप चैप्टर्स के बीच में टेबल को देना चाहते हैं, जहां आप विषय दे रहे हैं वहीं पे टेबल या चार्ट यदि आप देते हैं, या किसी तरह का कोई चित्र है, जैसे कोई आयुर्वेद पे यदि कोई पीएचडी कर रहा है, और पेट के रोगों पे या हृदय के रोगों पे यदि वह करना चाह रहा है,
तो वह अलग-अलग कोशिकाओं का किस तरह से कार्य करती हैं, उनके चित्र उनको देना चाहिए उसमें। तो वो चित्र संख्या करके इस टेबल से, इस चैप्टर का वो है, चैप्टर में लिखते समय वहाँ पे वो लिखेगा चित्र संख्या इतनी, चित्र संख्या 25, चित्र संख्या 30, और जब चित्र वाला जहाँ पे क्वेश्चन है, जब कंक्लूजन पार्ट खत्म हो जाएगा, परिशिष्ट भाग में जहाँ पे वो चित्र या टेबल या कंटेंट को जब दे रहे हैं, वहाँ पर वो चित्र संख्या के साथ में उल्लेख करके उसका मैच उसको करना होगा कि जो चित्र संख्या चैप्टराइजेशन के समय में या अध्याय में लिखते समय जहाँ पे जो चित्र संख्या दी गई थी, सेम चित्र संख्या यहाँ पर वो है कि नहीं, और विषयानुक्रमणिका में उसका उल्लेख किया जाएगा। उसी प्रकार से चित्र संख्या हो, टेबल हो, और साथ में ही संक्षिप्त अक्षर जो होते हैं, संक्षिप्त अक्षर कोश हो गया, एब्रिविएशन, जितने भी प्रयोग आप करेंगे, वो उसकी एक संपूर्ण लिस्ट, पूरी एक सूची वहाँ पर आपको शोध अपने कार्य में आपको पूरा संक्षिप्त कोश, संक्षिप्ताक्षर की आपको एक सूची आपको तैयार करना होगा, जो आकारादि क्रम से होना चाहिए। आकारादि क्रम से या अल्फाबेटिकली, जो अंग्रेजी में कर रहे हैं उनका एबीसीडी आदि इत्यादि क्रम से होगा, और जो संस्कृत में कर रहे हैं उनका आकारादि क्रम, आ ई ई इस तरह से करके उसका क्रम होना चाहिए। क्रम में किसी प्रकार के व्यवच्छेद नहीं होना चाहिए। संक्षिप्ताक्षर, जैसे आपने मुंडकोपनिषद का प्रयोग किया, तो आप लिख सकते हैं म उ। आपने क्या प्रयोग किया उसके लिए? मु उ। आप जिस तरह से उसका एक जगह पे प्रयोग करेंगे, संपूर्ण थीसिस में आपको वही अक्षर, उस शब्द के लिए आपको सेम अक्षर का प्रयोग करना है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वै सी कौ या वै कौ, आपने एक जगह पे जो प्रयोग करेंगे, वही संपूर्ण ग्रंथ में, संपूर्ण शोध के समय में सेम चीज का प्रयोग करेंगे। न्याय सिद्धांत मुक्तावली, न्या सी मु या न्या मु। तो आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं, आपको सेम प्रयोग, ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक चैप्टर में, एक अध्याय में आपने कुछ प्रयोग किया, दूसरी जगह पे कुछ और प्रयोग किया और बोले कि लोग तो समझ जाएंगे। तो वह नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक वो है, आप एक जगह पे जो भी प्रयोग करते हैं, संपूर्ण थीसिस में आपका वही प्रयोग होगा। साथ में आप चैप्टराइजेशन के समय, जब आप अध्याय भिन्न-भिन्न अध्यायों पे जब आप कार्य कर रहे हैं, भिन्न-भिन्न अध्याय जब आप अध्यायों का जब लेखन हो रहा है, आपको वहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि जब आप फुटनोट्स या एंड नोट्स जो आप प्रयोग करते हैं, फुटनोट्स हो या एंड नोट्स हो, फुटनोट्स वो जो आपके प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग में लिखा रहता है, और एंड नोट आपके अध्याय के अंत में, प्रत्येक अध्यायों के अंत में उसकी एक सूची आ जाती है। तो फुटनोट्स में आप प्रत्येक पृष्ठ के नीचे में आपको, जैसे आपको कहीं अगर रेफरेंस देना है किसी चैप्टर्स के समय में, अध्याय के लिखते समय आपने कहीं रेफरेंस दिया कि यह न्याय दर्शन में इतने पदार्थ हैं, न्याय दर्शन में 7 पदार्थ हैं, 9 द्रव्य हैं। वहाँ पे लिख दिया आपने सप्त पदार्थाः। अब वो सप्त पदार्थ को आप बताने के लिए रेफरेंस आपको देना होगा, वो आप फुट नोट्स में या एंड नोट्स में देंगे। वहाँ पे आप लिखेंगे कि हाँ, तर्क संग्रह में या न्याय सिद्धांत मुक्तावली में या तत्व चिंतामणि में इस प्रकार से लिखा है। वह जो लाइन है, जो ओरिजिनल जो पुस्तक की लाइन है, वो आप फुट नोट्स में देंगे, ना कि आप चैप्टराइजेशन के समय में देंगे। क्योंकि अभी तक कई सारे पूर्व जो थीसिस जो जितनी सबमिट हुई हैं, उसमें अध्याय लिखते समय में वो कोटेशन जो कोट किया गया है, या जो पुस्तक में जो ओरिजिनल जो पुस्तक जो है, जो मान के चलिए अगर सिद्धांत कौमुदी को यदि हम वो दे रहे हैं, तो उसमें सूत्र में यह लिखा है, या उसका जो हम वार्तिक लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए। अध्याय में वह नहीं लिखा जाता है। वह लिखने से समस्या कहाँ आएगी, जब आप उसको सबमिट करेंगे तो आपके विश्वविद्यालय में भी हो सकता है प्लेगरिज्म के चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हो, और वह निरंतर विकसित किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न अलग-अलग विश्वविद्यालयों में अलग-अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होता जा रहा है। जो रोमन में जो लिखा हुआ जितनी भी थीसिस हैं, जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं या जो अन्य कुछ भाषाओं में लिखी हुई थीसिस है, उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। संस्कृत की थीसिस या हिंदी की थीसिस या रीजनल लैंग्वेजेज़ में जो हमारी प्रादेशिक जितनी भी भाषाएँ हैं, चाहे वो हिंदी हो,
बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इसमें प्लेगरिज्म थोड़ा कम पकड़ पाते हैं। लेकिन वह धीरे-धीरे जैसे ही आप यूनिकोड का प्रयोग करते जा रहे हैं और सब जगह आजकल यूनिकोड का ही प्रयोग होता है और उसके माध्यम से प्लेगरिज्म पकड़ने की क्षमता सॉफ्टवेयर्स की बढ़ती रहेगी और प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। 10% से ज़्यादा प्लेगरिज्म वाली थीसिस सबमिट नहीं की जा सकती है। और यदि वह कोटेशन आप मेन थीसिस में, मेन चैप्टर्स में यदि लिखेंगे, तो आप हमेशा प्लेगरिज्म आपका बहुत प्लेगरिज्म का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। वो हाई उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो आप श्लोक है, मान के चलिए आपने मनुस्मृति का कहीं उदाहरण दिया कि मनुस्मृति में भी ऐसा कहा गया है। तो उसके बाद वहाँ पे आपने श्लोक लिखा। तो वह चीज़ श्लोक वहाँ नहीं लिख करके आप सिर्फ़ जो कही गई बात है कि मनुस्मृति में यह बताया। भट्टोजी दीक्षित ने इस विषय के लिए, इस शब्द को बनाने के लिए ऐसा-ऐसा कहा। अब वो जो चीज़ कही है, जो मेन जो सिद्धांत कौमुदी में जो लिखा हुआ है, यदि आप उसको फुट नोट्स में रखेंगे या एंड नोट्स में रखेंगे, तो आपका प्लेगरिज्म लेवल बहुत कम होगा और वो बहुत अच्छा होगा और साथ-साथ में आपके फुट नोट्स बढ़ेंगे, उसकी सूची, उसकी वो लिस्ट लंबी होगी और फुट नोट्स और एंड नोट्स बिब्लियोग्राफी यदि आपकी अच्छी होती है, मतलब अच्छी संख्या में होती है, तो उस कार्य को निसंदेह अच्छा माना जाता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों को आपने देखा है। उससे पता चलता है कि आपने कितने ग्रंथों को देखा है, कितनी जगह पे वो और कितने साइंटिफिकली आपने उस कार्य को, रिसर्च को संपादित किया है। तो इसलिए आपको फुट नोट्स और एंड नोट्स के समय में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अध्यायों में वह श्लोक, जो मूल श्लोक जो पुस्तकों में है, वह मूल श्लोक अध्यायों में ना हो, मूल अध्यायों में ना हो, उसका फुट नोट्स या एंड नोट्स में रखें। अब यह भी रिसर्चर की अनुसंधानकर्ता की इच्छा है कि वह फुट नोट्स रखना चाहता है या एंड नोट्स रखना चाहता है अपने कार्य में। फुट नोट्स रखने में अ, एक सुविधा होती है कि प्रत्येक पृष्ठ में कोई भी वह चेक कर सकता है कि हाँ, नंबर 1 फुटनोट्स या नंबर 1 सही है कि नहीं, या यह कहाँ से लिया गया है। यदि उसको देखना हो कि यह कहाँ से लिया गया है, किस विषय में ये बात कही गई है, किस श्लोक से संबंधित है, वह तुरंत उसको पृष्ठ पलटने की जरूरत नहीं है। सेम पृष्ठ पे वह, एक ही पृष्ठ पे वह उसको वो देख सकता है। और उसका जो क्रम है, जो उसकी सूची का जो क्रम होगा, वह सूची का क्रम पृष्ठ नंबर 1 में यदि 1, 2, 3 फुटनोट्स हैं, तो पृष्ठ नंबर 2 में 4 से शुरू होगा। पृष्ठ मतलब फुटनोट जो है, फुटनोट संख्या आपकी 4 से शुरू होगी, ना कि पृष्ठ की संख्या के हिसाब से आपका 1-2 से शुरू नहीं होगा। एक अध्याय तक, मतलब एक संपूर्ण अध्याय तक की जितने फुटनोट्स हैं, वो आपका क्रम से चलेगा। 1, 2, 3, 4, यदि एक अध्याय में आपके पास आपने 100 फुटनोट्स दिया है, तो वो 100 क्रम तक जाना चाहिए, ना कि प्रत्येक पृष्ठ के हिसाब से आपकी फुटनोट की संख्या या उसका क्रम निर्धारित आपको नहीं करना है। द्वितीय अध्याय जब आप आरंभ करेंगे, द्वितीय अध्याय में फुटनोट्स पुनः क्रम संख्या नंबर 1 से आरंभ होगी और एंड नोट में भी इसी प्रकार से आप करेंगे। दोनों में अंतर ये है, फुटनोट में आपके पेज के नीचे एक ही जगह पे एकत्रीकरण होकर के आ रहा है और एंड नोट में अध्यायों के अंत में, पूरा अध्याय आपका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, अध्याय के अंत में एक साथ आपको एंड नोट देखने को मिलेगा। लिखते समय या जब आप कंपोज करते हैं, फाइनल जब आप तैयार करते हैं, तो उसमें सरल होता है यदि आप एंड नोट देते हैं। वो कार्य बहुत आसान हो जाता है कि आपने एक साथ ही सारा अपने वो एक जगह पे एक जगह पे सबको दे दिया। लेकिन जब आप बना रहे हैं या जब आप पढ़ते हैं बाद में, तो पढ़ते समय ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा सरल होता है यदि आप प्रत्येक प्रत्येक पृष्ठ पे यदि फुटनोट्स को देते हैं। तो प्रत्येक अध्यायों के हिसाब से आपका फुटनोट्स का विभाजन होगा, फुटनोट्स की वो जो सूची है आपकी वो सब तैयार होगी। एंड नोट्स आजकल बहुत सारे ग्रंथों में एंड नोट दिया जाता है, फुटनोट नहीं दे करके एंड नोट दिया जाता है। और यह भी अच्छा होगा यदि आप, जब आप एमएस वर्ड में जब आप टाइप कर रहे हैं, अपनी थीसिस को जब टाइप करते हैं, तो उसमें एक रेफरेंस करके एक ऑप्शन आता है, रेफरेंस। जब आप वर्ड को टाइप करते हैं तो होम, इंसर्ट, रेफरेंस आता है। रेफरेंस में जाकर के वहां पे फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट में जाकर के आपको फुटनोट इंसर्ट करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका लाभ ये है कि मान के चलिए एक अध्याय में 100 फुटनोट्स हैं और आपको मान के चलिए 40वां फुटनोट्स आपको डिलीट करना है। आपके सुपरवाइजर ने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दो।
तो इसके बाद वाले जितने फुटनोट्स हैं, आपको हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। और यदि आप सिस्टम से करेंगे, अगर आपने इंसर्ट फुटनोट्स करके किया है, तो वो ऑटोमेटिक 100 की जगह पे वहाँ पे वो 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा और उसकी क्रम संख्या उसी अनुरूप बदल जाएगी। यदि आपको कोई 1-2 फुटनोट और इंसर्ट करना है, तो आप कहीं पे भी कोई भी फुटनोट्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं और तदनुरूप आगे की जो संख्याएँ हैं, वो संख्याएँ ऑटोमेटिक वो चेंज होती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके कार्य में, आपके जो आप काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सरलता हो जाएगी, सहज होगा। और जिस समय आप फुटनोट एंट्री करते हैं, उसी समय अच्छा यदि आप वहाँ पे बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी का भी एक कॉलम होता है, ऑप्शन है रेफरेंसेस में ही। बिब्लियोग्राफी में जाकर के वहाँ पे उसकी पूरा डिटेल, जो भी आप क्रम संख्या है मतलब ऑथर है, पब्लिशर का नाम है, फिर आपका किस वर्ष का पब्लिकेशन है, कौन-सा एडिशन है, इसका फिर एडिटर कौन है, यदि ट्रांसलेटेड बुक है, यदि अनुवादित बुक है तो उसका अनुवादक कौन है, इत्यादि जो भी डिटेल्स हैं, यदि आप वो डिटेल्स वहाँ पे डाल देते हैं, तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करने पे डायरेक्ट बिब्लियोग्राफी भी आपकी ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। आपको अलग से उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जितने भी शोधकर्ता हैं आप लोग, आप लोग यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं हाथ से लिखूँ और लिखने के बाद मैं किसी से टाइप करवा लूँगा काम, जाकर के किसी को पैसा देंगे, टाइप करवा लेंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिए, ऐसी गलती ना कीजिए। आप स्वयं टाइप करने की आदत डालिए, आप मोबाइल में, व्हाट्सएप पे हिंदी और संस्कृत में आप टाइप करके मैसेज करते हैं, उसी प्रकार आप ये भी कर सकते हैं। आप अपना स्वयं टाइप कीजिए, स्वयं टाइप करने से आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ पे क्या वस्तु है, कभी आपकी चीज़ें खराब नहीं होंगी। आप सिस्टम से कार्य करेंगे, फुटनोट्स, एंडनोट्स, बिब्लियोग्राफी या और भी जितनी चीज़ें हैं, मैक्रोज़ का प्रयोग कर सकेंगे। आप जितने भी सभी जो भी रिसर्च में जितने प्रयोग होते हैं, आप सभी चीज़ों का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक कुछ सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे हैं जिसमें इससे संबंधित जो रेफरेंसेस हैं, जब आप लिखते हैं कोई वस्तु, तो ये चीज़ कहाँ-कहाँ पे लिखी गई है। यह वस्तु 10 लोगों ने और लिखा है, 20 लोगों ने और लिखा है। वो रेफरेंसेस भी आ जाता है, लेकिन वो संस्कृत में उसकी अभी उपलब्धता नहीं है, संस्कृत में भी वह सॉफ्टवेयर्स अभी नहीं है। इंग्लिश में या साइंटिफिक रिसर्च जो साइंस में जो रिसर्च करते हैं, उनके पास वह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड नोट नाम का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, जिसमें आप कोई अगर कुछ वस्तु लिख रहे हैं कि जैसे अ, कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। तो यह बात किस-किस पुस्तक में लिखा है, 100 पुस्तकों में लिखा है तो 100 पुस्तक का नाम उसमें लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसका रेफरेंस डायरेक्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। हालाँकि अभी संस्कृत में जो थीसिस लिखी जाती है उसमें वह उपलब्धता अभी उसकी नहीं है। और ऐसा केस में यदि आगे चल कर के 2 वर्षों में, 3 वर्षों में यदि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आने लगते हैं, यदि आप उसका प्रयोग करते हैं, तो मान के चलिए कोई एक लाइन वह 2 जगह, 3 जगह पे लिखी है, आप उसका वह भी उल्लेख कर सकते हैं कि हाँ, यह वस्तु यहाँ पे इस प्रकार से लिखी है, फुटनोट्स में, एंड नोट्स में। कहीं पे पाठ भेद है, यदि कोई श्लोक को आप उदाहरण रूप में देना चाहते हैं, वह श्लोक को आपने दिया है फुटनोट्स में, आप उसके साथ में यह भी आपको उल्लेख करना चाहिए कि इस संस्करण में श्लोक इस प्रकार से लिखा गया है, दूसरा एक और संस्करण में श्लोक में यह पाठ भेद मिलता है, यहाँ पे यह अलग मिलता है। और ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको पाठ भेद मिले, जैसे आपने जो सूची तैयार की कि हाँ, यहाँ पर हमें यह जगह पे हमें पाठ भेद, एक ही वस्तु है, एक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, अलग-अलग संस्करण की पुस्तक पढ़ रहे हैं या अलग-अलग जो उसके एडिटर हैं, अलग-अलग संपादक की हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें हमें एक ही श्लोक में या एक सूत्र में एक जगह पे लगाई, एक चीज़ लिखी है, दूसरी जगह पे लगा कुछ और लिखा है। तो वहाँ पर जो नियमतः जो रिसर्च का जो नियम है, रिसर्च के नियम के अनुसार प्रामाणिक जो बाद वाला है, जो कंटेम्परेरी है, उस पुस्तक में जो लिखा हुआ होगा, उसको प्रामाणिक माना जाता है और उसका लेकिन आपको उल्लेख करना चाहिए अपनी सूची में, नोट्स की सूची में कि पूर्व के ग्रंथ में इस प्रकार का इस एडिशन में यह मिलता है और दूसरे एडिशन में हमें इस संशोधन के साथ में उसकी सूची मिलती है। थीसिस के बाद यदि आप कोई ग्रंथ का संपादन करते हैं, यदि आप कोई पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक लिखने के बाद आप उसकी पब्लिश कराते हैं। पब्लिश कराने के बाद आपको पुनः लगता है कि नहीं इसमें कुछ-कुछ चीज़ें गलत हो गई, कुछ-कुछ उसमें अशुद्धियाँ हो गई।
तो एक वो अशुद्धि पत्र भी आप नेक्स्ट संस्करण में आप एक अशुद्धि पत्र या उसी संस्करण के अंत में एक अशुद्धि पत्र करके आप उस पे लगा सकते हैं कि यहाँ पर यह शब्द था, यहाँ पर यह होना चाहिए, इस पृष्ठ संख्या में यह चीज थी और यह चीज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसका संशोधन वहां कर सकते हैं। यह जो प्रक्रिया है शोध की, यह हमारे जो प्राचीन जो आचार्य रहे हैं, वहीं से यह शोध की प्रक्रिया आरंभ होती है। जैसे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की, उसके बाद अन्य कई सारे टीकाकार हुए, महाभाष्य लिखा गया। फिर एक आचार्य हुए, उनको लगा कि नहीं, यह क्रम को मैं अब कुछ चेंज करते हैं। उन्होंने फिर अलग-अलग प्रकरण के हिसाब से उन्हीं सूत्रों को, सूत्र में अंतर नहीं आया, उन्हीं सूत्रों को प्रकरण के हिसाब से उन्होंने चेंज किया, आवश्यकता के हिसाब से चेंज किया। उन्होंने शिष्यों को समझाने के हिसाब से चेंज किया, उनके लिए सरल हो, सुबोध हो, उसके हिसाब से उन्होंने चेंज किया और फिर वैयाकरण सिद्धांत को पहुंच गई। तो यह प्रक्रिया फिर एक दूसरे आचार्य हुए, उन्होंने कहा नहीं, यह भी बहुत ज्यादा सूत्र हैं, इसको भी थोड़ा संक्षेपीकरण किया जाए, कुछ किया जाए, तो लघु सिद्धांत कौमुदी, बीच का एक मध्य स्तर। तो इस प्रकार से जो आचार्यों की जो परंपरा है कि भिन्न भिन्न चीजों में एक आगे की दृष्टि रखना कि हाँ, यह वस्तु है, यह आचार्य पूर्व आचार्यों ने कहा, यह हमारे गुरु ने कहा, अब इस चीजों को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। उस जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो चिंतन है, हमारी जो चिंतन है, हमारे जो विचार है, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ हमें सोचना चाहिए और नए-नए आयामों को तलाशना चाहिए कि हमें और क्या-क्या हम इसमें और क्या-क्या सोच सकते हैं। उनमें जो हमें समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को सोचना, समस्याओं को लेकर के उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ना। आप यदि कोई भी अपनी सिद्धांत कौमुदी हो या कोई भी पुस्तक यदि आप उठाएँगे, आप देखेंगे उसमें विषयानुक्रमणिका एक तरफ दी है, उसके बाद जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स मतलब जितने प्रकरण हैं, उन सभी प्रकरणों को सूत्र नंबर एक-एक करके उसमें अध्यायों के अंतर्गत भी जितने उपविषय हैं, मतलब एक जैसे संज्ञा प्रकरण में जितने सूत्र हैं, वह सब उपविषय हैं। उन सभी उपविषयों को संख्या के साथ में दिया हुआ है। तो उसी प्रकार जो उपविषय हैं, उनको बुलेट में या उसमें संख्या दे करके आपको उसको मार्क करना है, उसकी एक सूची तैयार होनी चाहिए। जितने उपविषय हैं, उन अध्यायों के अंतर्गत में उनकी एक उपसूची तैयार होगी और यही चीज़ आपकी फाइनल जब आपका इंडेक्स तैयार होगा, तो इंडेक्स के समय में जो विषयानुक्रमणिका है, उसके समय में आप वह चीज़ वहाँ पे लिखेंगे और तद अनुरूप जो आपकी पृष्ठ संख्या है, उस पृष्ठ संख्या का उल्लेख वहाँ पर करेंगे फाइनल होने के बाद। जब तक आपका फाइनल नहीं होता है, तब तक आपकी पृष्ठ संख्या आप नहीं दे सकते क्योंकि कुछ चीज़ें आपको हटाना होगा, कुछ चीज़ें आपको उसमें और जोड़ना होगा, कुछ अनावश्यक चीज़ें होंगी जो हटानी होगी। प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर से जब आपका चेक होगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ पार्ट ये ज़्यादा प्लेगरिज्म में पकड़ा जा रहा है। आपको उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा। तो पृष्ठ संख्या में कुछ न कुछ चेंजेस अंत तक होते रहेंगे, तो जब फाइनल थीसिस हो जाए, उसके बाद आपको वहाँ पे पृष्ठ संख्या जोड़नी है। लेकिन जैसे-जैसे आप लिखते रहेंगे, विषयानुक्रमणिका साथ-साथ में आपको बनाते रहना है कि हाँ, क्रम संख्या ये चैप्टर नंबर 1 उसका उपविषय 1.1 यह विषय है, 1.1.1 यह विषय है, 1.2 इस तरह से उसकी सूची आपको तैयार करनी चाहिए। अंत में फिर आपने जो-जो भी कार्य किया है, मान के चलिए आपने सारे सूत्रों का कई सारे सूत्रों का उसमें आपने उल्लेख किया, तो यदि वह सूत्रों की जो-जो सूत्र सारिणी है, उनकी एक सूची, किस-किस सूत्रों का आपने या किन-किन श्लोकों का अपने वहाँ पे उदाहरण दिया है, किन-किन सूत्रों को आपने लिया है अपने शोध कार्यों में, उनकी एक सूची आप अंत में परिशिष्ट भाग में आप एक सूची वह संलग्न कर सकते हैं। वह भी आपका अक्षरानुक्रम से होना चाहिए। अक्षर से, अकार आदि क्रम से आपका वह सूची आपको तैयार करनी है। अंत में आपका बिब्लियोग्राफी, जो आप बिब्लियोग्राफी जो बना रहे हैं, रेफरेंसेस का जो बिब्लियोग्राफी है, वह बिब्लियोग्राफी भी आकार आदि क्रम से होगा, नंबर 1। नंबर 2 आपको उसमें प्राइमरी सोर्सेज़ और सेकेंडरी सोर्सेज़, इंटरनेट सोर्सेज़ को अलग-अलग करना है। आप किस स्रोत कौन-सा स्रोत है आपका, जो बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी में आप क्या-क्या प्रयोग कर रहे हैं, वह आप प्रयोग के हिसाब से आप पहले उनका आपको वर्गीकरण करना होगा। आप यदि मुख्य जो पुस्तक है, मुख्य जो ग्रंथ है,
आप यदि उसको ले रहे हैं, उनका एक वर्ग बनाइए। दूसरा वर्ग यदि आप कोई जर्नल को ले रहे हैं, कुछ मैगज़ीन्स को ले रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स का यदि आपने उल्लेख किया है, उनका एक वर्ग बनाइए। आपने कुछ इंटरनेट सोर्सेज़ लिया है, उसका एक वर्ग बनाइए। कुछ एक रेफरेंसेस बुक ली है, उसका एक वर्ग बनाइए। मूल जो शास्त्र है, मान के चलिए आपने वैदिक संहिता को लिया। वैदिक संहिता प्राइमरी सोर्स है, जो अब सबसे पहले जो चीज़ कही गई। न्याय सूत्र प्राइमरी सोर्स है, अष्टाध्यायी प्राइमरी सोर्स है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्राइमरी सोर्सेज है। लेकिन व्याकरण के ऊपर जब चर्चा होगी, जब बताया गया कि इस सूत्र में ये लिखा है इन आचार्य के मत, ये आपका सेकेंडरी सोर्स है। वो आपका सेकेंडरी सोर्स में इसका वर्गीकरण आप करेंगे। वर्गीकरण आप प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, इंटरनेट सोर्सेज और आपके पीरियोडिकल्स, जर्नल्स इत्यादि से आप एक वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा वर्गीकरण आप कर सकते हैं, जो आप ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, वह किस-किस भाषा में ग्रंथ है। मान के चलिए यदि वह संस्कृत में है, तो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, उनका एक वर्ग हो गया। फिर जो हिंदी के जो ग्रंथ हैं, उनका एक वर्ग हो गया। मतलब जो हिंदी में जो लिखी गई पुस्तक है, वो ज़्यादातर सेकेंडरी सोर्सेज़ हैं, उनका एक एक वर्ग हो जाएगा। अन्य भाषाओं में यदि है, इंग्लिश में यदि आप कोई किसी ग्रंथ का आपने अध्ययन किया और उसको अपने पुस्तक में, अपने शोध में आपने संस्कृत में ही लिखा, लेकिन आपने उस पुस्तक का प्रयोग किया, वह भी एक बिब्लियोग्राफी में आएगा, वह एक अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्ग में होगा। तो भाषा की दृष्टि से वर्गीकरण और आप जो जिस प्रकार की पुस्तक का ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रकार के ग्रंथों का आप अध्ययन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अपने शोध में, उसके प्रकार से एक और वर्गीकरण। तो यह उनको वर्गीकृत करके फिर उसमें सूची जो है, वो अकारादि क्रम से, अक्षरादि क्रम से ही होनी चाहिए। यदि वह अक्षरादि क्रम से नहीं होगी, तो वह मान्य नहीं होगा। बिब्लियोग्राफी के लिए आपका एक अलग से सब्जेक्ट होगा, उसको बताया जाएगा कि बिब्लियोग्राफी भी बहुत प्रकार की होती है और कई स्टाइल में उसको लिखी जाती है। एमएलए स्टाइल होता है, ट्रिपल ए स्टाइल होता है। तो बिब्लियोग्राफी के भी कई तरह के स्टाइल हैं। अब आपकी थीसिस में या आपके विश्वविद्यालय में बिब्लियोग्राफी का कौन-सा स्टाइल अ, मान्य है, किस स्टाइल में आपको वो लिखना है, वो विश्वविद्यालय तय करता है कि आपके यहाँ पे या आपके सुपरवाइज़र तय करेंगे कि बिब्लियोग्राफी का कौन-सा स्टाइल मानक है आपके विश्वविद्यालय के लिए, कहाँ पे आपको किस उसमें करना है। अलग-अलग विश्वविद्यालयों में अलग-अलग मानक के आधार पे जो उसकी बिब्लियोग्राफी का जो स्टाइल्स हैं, 3-4 मुख्य स्टाइल्स हैं, तो अलग-अलग तरह से उसका ग्रहण किया जाता है। जब आप एमएस वर्ड में भी देखेंगे बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, वहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी आपको इंसर्ट करना है, किस फॉर्मेट में आपको बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना है, उसी फॉर्मेट में वो बिब्लियोग्राफी तैयार होती है। तो बिब्लियोग्राफी का भी अलग-अलग प्रकार है और इसकी जो सूची है, अक्षरादि क्रम से ही होगी, यह निश्चित है। और इसके अतिरिक्त वही परिशिष्ट में जो आपके टेबल हैं, चार्ट्स हैं, इन सब का आपको एक सूची वो तैयार करनी है। मैं समझता हूँ इतना सूची के लिए पर्याप्त होगा। सूची में और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो शोध के बाद में के लिए भी और शोध के समय के लिए भी होते हैं, लेकिन आपके लिए विषय करते समय, सिनॉप्सिस तैयार करते समय और पुनः आपके पीएचडी सबमिशन तक अ, इतना इस तरह की सूची का ज्ञान होना, इस तरह की सूची को जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। बिब्लियोग्राफी को आप अवश्य थोड़ा अच्छे से देखिए। बिब्लियोग्राफी बहुत उसका जो लेखन जो प्रकार है कि पीरियडिकल और जर्नल्स के बारे में यदि आपको बिब्लियोग्राफी में देना है, वह किस प्रकार से देना है? किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी में पहले आपको पुस्तक का नाम देना है, फिर उसके बाद ग्रंथकर्ता का नाम देना है, कहाँ पे आपको ग्रंथकर्ता का जो लास्ट नेम है, वह पहले देना है। पूर्व नाम आपको सिर्फ संक्षिप्त अक्षर में लिखना है, उसके बाद पुस्तक का नाम देना है, फिर पब्लिशर का नाम देना है, तो इसके अन्य-अन्य प्रकार हैं। तो मैं समझता हूँ सूची के लिए इतना आज के लिए पर्याप्त होगा और पुनः कार्यक्रम के संयोजक पाठ्यक्रम के संयोजक महोदय और अ, डॉक्टर जी, पुनः पाठ्यक्रम के संयोजक महोदय और अ डॉक्टर यदुवीर जी को, डॉक्टर साधना जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अवसर दिया आपने।
रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर अपनी बात रखने का। और यदि किसी का कोई कुछ प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो सूची के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं हुई हो, तो प्रश्न आमंत्रित हैं।